अच्छा बच्चों, अब लास्ट वीडियो जो इंस्टॉलमेंट सेल्स की थी, जिसमें हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट सेल्स की नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखी थी। अब हम क्या सीखना चाहते हैं? अब हम देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल्स या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जब कैंसल्ड होता है तो उसको किस तरह से डील किया जाता है। याद रखना, जब भी कैंसल्ड होगा ना, तो हमें तीन चीज़ें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की क्या हो रही है, कैंसल्ड हो रही है। अच्छा, ये एक अच्छी तरह समझ लो कि जब कैंसिल की बात है तो ये कैंसिल कैसे है। बाज़ औक़ात ये कैंसिल फर्ज करो तो मिसाल के तौर पे तुम्हें 10,000 निकाल के दे देगा कि भाई कस्टमर ने 10,000 रुपये देने से मना कर दिया, कैंसिल्ड हो रहा, तुम्हारा लिखेगा यही। लेकिन अगर कभी भी 10,000 रुपये ना दे तो किस तरह निकलती है चीज़। बात यह है कि जितना हमने किसी शख्स को फर्ज करो सेल की थी, लेट सपोज हमने सेल्स की थी 18,000 रुपये की, और उस शख्स से हमने जो हासिल कर ली, कैश कलेक्शन कर ली, वो कैश कलेक्शन कितनी कर ली, 8,000 रुपये कर ली। तो सोचो 18,000 रुपये की सेल की, 8,000 की हमने क्या कर ली है, कलेक्शन कर ली है। तो इसका मतलब है कि उस आदमी से 10,000 रुपये की क्या है, अब कैंसिल्ड अमाउंट है। क्यों? क्योंकि 18,000 से 8,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड चाहिए कि कितनी अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड हो रहा है। कभी ये गिवन होगा, और अगर कभी ये गिवन नहीं होगा तो क्या करोगे, सेल्स दी हुई होगी और कलेक्शन दी हुई होगी, सेल्स और कलेक्शन का डिफरेंस ले लोगे तो तुम्हारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो तुम्हें एक चाहिए होगी, वो हमेशा चाहिए होगी डीजीपी का रेट चाहिए होगा कि आखिर जब सेल की गई थी तो इस डीजीपी का क्या रेट था। अब फर्ज कर लेते हैं कि एक मिसाल ले लेते हैं कि डीजीपी का रेट हमें देता है 30%। ठीक है। तो ये दो चीजें हमें लाजमी हर कैंसिल में चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज जो है हमें चाहिए कि जब हम उस आदमी को कैंसिल करते हैं तो हमने जो चीज़ उससे बेची भी होती है, वो हमारी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम उससे क्या कर लेते हैं, रीपोजेस कर लेते हैं, छीन लेते हैं। हमें इसकी क्या चाहिए होगी, वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को मैं समझाने के लिए 4 केसेस इस्तेमाल करूंगा, 1 2 3, वो वहां लिखूंगा, यहां मैं नहीं लिख रहा, लेकिन जब मैं केसेस की बात करूंगा तो हेडिंग में वो डालता हूं। ठीक है। अब देखो किस तरह से होता है, क्योंकि और इसमें सवाल के अंदर काम दो होते हैं। अगर ये अलग से सवाल आएगा तो रिक्वायर्ड 2 होंगे। एक होगा कंपटीशन करना, जिसमें लॉस और गेन निकालना, और दूसरा उसकी क्या बनानी होगी, एंट्री। तो पहला मैं सिखा रहा हूं, फर्ज करो कि पहले केस के मुताबिक कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं सबसे पहले कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन रीपोजेशन, या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ऑन इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, कि कैंसिल्ड होने पर या रिपोजिशन पे गेन हुआ या लॉस हुआ। इसको मैं कह देता हूं कि फर्ज करो केस ए। अब ये दो हर केस में सेम रहेगा। कौन सी दो चीज, एक अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा डीजीपी रेट। लेकिन ये वैल्यू चेंज करता हूं। फर्ज करो केस ए के तहत जो वैल्यू बताई हुई थी, वो हमें बताई हुई थी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो रिपोजेस हुई, वो रिपोजेस हुई कितने की, 8,000 की। यानी ये जो वैल्यू रिपोजेस हो रही है इन्वेंट्री की, वो कितने की हो रही है, 8,000 की। अब कंपटीशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हारी कंपटीशन में ये काम होगा कि पहली लाइन में लिखोगे जितने का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा है, कैंसिल्ड। कितने का कैंसिल हो रहा है जनाब? तो हमारे पास मालूम है, हमें मालूम है, फिगर ऊपर लिखी हुई थी, कितने का कैंसिल हो रहा है, 10,000 का। इसमें से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, डीजीपी। कैसे? इसी 10,000 का रेट दिया हुआ है कि 10,000 में प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 30%। अब अगर लॉजिक समझना चाहते हो कि आखिर क्यों माइनस कर रहे हैं, तो देखो बात ये हुई कि 18,000 की मैंने एक सेल की थी, जिसमें से 8,000 रुपए में क्या हो गए थे, मिल गए। अच्छा, रह कितने गए, 10,000। हम जानते हैं कि प्रॉफिट जिसमें हमेशा जो 30% है वो इसमें शामिल है, क्या, प्रॉफिट शामिल है। तो बेसिकली प्रॉफिट का ना मिलना लॉस नहीं है, असल में हमें किस चीज का ना मिलना लॉस होता है, कॉस्ट का ना मिलना लॉस होता है। इसीलिए यहाँ 10,000 में से जो प्रॉफिट शामिल है वो हटा दिया जाता है। तो 10,000 अगर प्रॉफिट हटा देते हैं तो कितना हटा दे, 3,000। ठीक है। तो कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू 7,000 है। लेकिन अब इस केस में मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी रखी है, 8,000। तो इसमें से माइनस कर दो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रीपोजेस की वैल्यू, जो कि है 8,000।
अब खुद सोचो, 7,000 कॉस्ट थी, 8,000 रिपर्चेज हुई, ज्यादा है ना वैल्यू? अगर ज्यादा है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये 1,000 का हमें क्या हो रहा है, गेन ऑन रिपोजिशन हो रहा है। ठीक, तो ये है कंपटीशन। और इसी के नीचे अगर हम जर्नल एंट्री बनाना चाहें तो जर्नल एंट्री में क्या बनेगी, हमेशा दो चीजें याद रखो लाजमी आएंगी। एक डेबिट साइड में आएगा डीजीपी और दूसरा क्रेडिट साइड में आएगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल उस अमाउंट से जिससे कैंसिल हुआ क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 से, ठीक है, 10,000 रुपए से। और डीजीपी हमेशा डेबिट हो जाएगा, कितने से, जो तुमने माइनस किया। तो कैंसिल के अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, डीजीपी के अमाउंट से डेबिट। अब बीच में क्या आएगा, अगर इसमें इन्वेंट्री रिपर्चेज हो रही है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कितने की, 8,000 की। और आखिरी चीज इसमें क्या हुआ था, गेन हुआ था ना, तो क्रेडिट साइड पे लिख दोगे गेन ऑन रिपोजिशन 1,000 से। तो देख लो, ये 3,000 की ये हो गई, 8,000 3 11,000, 10,000 1,000 11,000 बराबर है। अब अगर इसी सवाल के अंदर केस बी करते हैं, अच्छा हेडिंग सेम यही है, लेकिन अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बजाय 8,000 के वो कहता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो रिपोर्टेज होती है वो सिर्फ कितने की होती है, 5,000 की होती है। अब सोचो क्या होना चाहिए कंपटीशन। अब याद रखो कि हर पे यहाँ तक तो सेम है ना, इसलिए मैं यहाँ तक नहीं लिख रहा, वरना सब में ये लिखना जरूरी है। यानी सीधी सी बात है कि अगर हम देखें तो ऊपर से हमने पिक कर लिया, समझ में आ रही है बात, मैंने यहाँ से पिक कर ले रहा हूँ, ये दो लाइनें रिपीट कर देना यहाँ पे अगर सिंगल होगा तो कॉस्ट प्राइस हमारी चीज की कितनी थी, 7,000, लेकिन हमारी अब इन्वेंट्री हमसे कितने की रिपोर्टेज करने को कहा, 5,000। तो 7,000 से 5,000 को अगर माइनस करो तो 7,000 वैल्यू ज्यादा थी और जो 5,000 है वो उसकी क्या है, जो रिपोर्टेज है वो कम है। तो इस दफा हमें 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया ऑन रिपोजिशन। अब चूंकि ये सवाल उसी से बिलोंग करता है तो अगर इसकी जनरल एंट्री बनाओगे तो सीधी सी बात है, देखो डीजीपी इस दफा भी क्या होगा, वैसे 3,000 से डेबिट होगा। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्या होगा, 10,000 से क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन और इन्वेंट्री भी डेबिट होगी जैसे हुई थी, लेकिन अब इस दफा इन्वेंट्री की वैल्यू पिछली दफा 8,000 थी, अब कितनी है, 5,000। और चूंकि इन्वेंट्री कम है तो इस दफा गेन नहीं हुआ, क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस के लिए लॉस ऑन रिपोजिशन को बजाय क्रेडिट करने के क्या कर देना, डेबिट कर देना। ये हो गई दो एंट्री आपके, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यही दो केस असल हैं, लेकिन इसी के सवाल में अगर दो बातें और समझा देता हूं। होता क्या है, बाज औकात एक चीज और कह देता है, कह सकता है वो कि जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेज हुई वो रिपोजेज हुई किसके बराबर, इक्वल टू बुक वैल्यू या इक्वल टू कौन सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो अब अगर सोचो तो कितनी कॉस्ट प्राइस थी, 7,000 थी ना। हो सकता है 7,000 वैल्यू लिख के दे दे, ना भी लिख के दे तो यही कहता है कि भाई बराबर किसके रिपोजेज हुई, कॉस्ट। अब तुमने कंपटीशन वैसे ही की, पहले लिखा कॉस्ट या बुक वैल्यू, यहाँ पे भी प्राइस की जगह समझ लो बुक वैल्यू कितनी है, 7,000। अब माइनस करो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेज 7,000, क्या हुआ, ये वैल्यू अगर नहीं दी होगी तो कैसे निकालोगे, जो माइनस करके 7,000 आ रहा है, जब वो कह रहा है इक्वल टू बुक वैल्यू, तो जो भी यहाँ पे आ जाए बुक वैल्यू वही वैल्यू ले लेना, 5 5 6 6 7 7 जो भी बोले। तो अब ना लॉस हुआ और ना गेन, यानी नो लॉस नो गेन। अब मेन चीज ये है कि एंट्री में क्या फर्क होगा, मेन एंट्री वही बनेगी, डीजीपी कितने से डेबिट, 3,000 से, फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने से क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 10,000 से क्रेडिट। लेकिन अब सिर्फ डेबिट होगी एक चीज, क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितने से, 7,000। कोई लॉस नहीं कोई गेन नहीं। अब ये लाइन मतलब छोड़ना नहीं, ये कोई लॉस नहीं कोई गेन नहीं, बस ये देखो 10,000 से इधर और 10,000 से इधर, बराबर होगी बात। तो ये तीसरा केस हो गया, ये हो सकता है। और चौथा केस एक केस में आ सकता है हमेशा, क्या, कि लिख दे कि जी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा हुआ आएगा कुड नॉट रिपोजेज, यानी इस दफा वो ये कह रहा है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेज ही नहीं हो सकी, या कह दे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजेज तो हुई लेकिन वो वर्थलेस रिपोजेज हो सकी। वर्थलेस का मतलब क्या होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ऐसी सूरत में हम वही लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, या हम लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे,
तो बुक वैल्यू वगैरह जब हम लिखते हैं तो वो कितनी है, 7,000 थी। अब इसमें से अगर माइनस करोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिपोजिट्स तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब है पूरा 7,000 जो है वो क्या हो गया, लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया। अब ऐसी सूरत में क्या होनी चाहिए जर्नल एंट्री भाई, तो भाई जीजीपी तो डेबिट होना ही होना है, कितने से, 3,000 से। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना ही होना है, कितने से, 10,000 से। लेकिन अब इस दफा तो इन्वेंट्री आई नहीं है, सारे का सारा लॉस है, तो सिर्फ डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन रिपोजिशन 7,000। तो अब एक दफा दिखाओ ऊपर करके जरा कैमरा, सारे को दोबारा रिपीट कर दूं। हमेशा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल, चाहे अलग से केस आए, चाहे वो केस किस में आ जाए, जो नॉर्मल सवाल आता है उसमें आ जाए, 4 बातें हो सकती हैं। वो चारों बातें क्या होंगी कि आपको एक दफ़ा इन्वेंट्री में गेन हो सकता है, एक दफ़ा इन्वेंट्री में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, एक दफ़ा इन्वेंट्री की वजह से ना कोई लॉस हो ना कोई गेन हो, और आखिरी चौथे स्टेज में क्या हो सकता है कि इन्वेंट्री रिपोजिट ही ना हो, तो जितनी भी बुक वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, मैंने चारों केसेस एक जगह पे समो दिए हैं, एक जगह पे बना दिए हैं। इसको यहाँ पे स्टॉप करो। अब इसको देखने के बाद फिर मैं एक पूरा सवाल करवाता हूँ कि किस तरह से पूरा करते हैं। थैंक यू।